प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूनिट डायमेंशन को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग इंपेरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। इंपेरिकल फार्मूला का मीनिंग ये था, अगर वो कंसेप्ट याद होंगे तो पी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। वो क्या था? मास जो भी फिजिकल क्वांटिटी पावर ए होता था, लेंथ टू द पावर बी और के टू द पावर सी हुआ करता था। इस तरह का हमने फॉर्म लिखा था। जब ये एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटी होता था, क्या होता था हमारा? मेंटल क्वांटिटी होता था, तब हम लोग ये कंसेप्ट अप्लाई करते थे। जब मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी क्या है? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पर हमने 2-3 रिजल्ट्स देखा था, जो कि हमारा फर्स्ट रिजल्ट आपको फॉर्मूला में याद होगा कंसेप्ट, जो सर्कुलर मोशन की कहानी बताई थी। हमारा रिजल्ट आया था F = mv²/r। आपने इस रिजल्ट को भी देखा था। नेक्स्ट हमने टाइम पीरियड की बात करी थी, T = 2πL/g। इस तरह के क्वेश्चन को देखा था, जहां पे क्या था? फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट था। अब क्या होता है, हमारे जेईई और नीट का जो ट्रेंड होता है थोड़ा सा चेंज होने लगा है। इस तरह क्वेश्चन जेईई मेंस में थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करते हैं? टिल्ट करके पूछते हैं। टिल्ट करने का मतलब होता है कि हमने क्या किया, एक नया सा एजम्पशन क्रिएट किया। अब नया एजम्पशन क्या होता था? हम लोग का फंडामेंटल मानना था कि सर फंडामेंटल की जब भी बात होगी, किसकी बात होगी? जब भी फंडामेंटल की बात होगी तो अपन फर्स्ट सोचते थे मास, फिर सोचते थे लेंथ और फिर सोचते थे टाइम। लेकिन एक नया सेट ऑफ क्वेश्चन आने लगा, जो हम आज उसको टच करेंगे। एक नया पैटर्न से क्वेश्चन है, जेईई मेंस में इसको बहुत बार पूछने लगा रिसेंट टाइम में। अगर आप 2017, 2013 टू 2019 का पेपर एनालाइज करेंगे, आपको इस टाइप का क्वेश्चन 2 से 3 बार आ गया। और एडवांस में ये क्वेश्चन भी अगर आता है यूनिट डायमेंशन के इस टॉपिक से, तो इसके बनस्पत ये सब हमारा नॉन टॉपिक हो चुका है, जिसको हमने पहले सीखा था और बहुत इजी होता है कंपेयर करने में। बट ये क्वेश्चन का नए पैटर्न में आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। इस क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे हम लोग एक सिस्टम मानते थे, जैसे हमने एक पहले सीखा था MKS सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? SI यूनिट सिस्टम। M रिप्रेजेंट करता था सर, ये मास की बात होती थी, करेक्ट। K, ये M इज द मीटर, K मीन्स kg एंड S मीन्स सेकेंड। हम लोग इस MKS सिस्टम की बात करते थे। लेकिन अगर इस सिस्टम के अलावा हमने एक नया सिस्टम एज्यूम किया, ऐसा पैटर्न जो हम लोग देखा है, वो सबसे पहले IIT एडवांस वाले, जो जेईई एडवांस होता है, उसने इस तरह क्वेश्चन पूछना शुरू किया था। धीरे धीरे ये क्वेश्चन मेंस लेवल तक आ गया, और हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारे जो एग्जाम होता है मेडिकल का, उसमें भी इस क्वेश्चन का आना शुरू हो जाए। पहले इस क्वेश्चन को एडवांस में पूछा करते थे, इस तरह कंसेप्ट को। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इस कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, अगर हम आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के बताएं कि एक न्यू फंडामेंटल सिस्टम आना है। हम लोग इन जनरली सिस्टम का मीनिंग समझते थे कि सिस्टम मींस वन, जो हम लोग MKS सिस्टम सोचते थे। बट इसने क्या किया, एज्यूम कर लो कि नया फंडामेंटल सिस्टम है। लिखा है इन ए न्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम क्वेश्चन ने क्रिएट किया है। यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज F, force is A small f, this is capital F, and speed is V, taken as fundamental। बोला है कि जिस तरह हम मास को M, लेंथ को L, टाइम को T दिया करते थे, उस जगह करना है एक नया सिस्टम एज्यूम करो। ये हमारा हाइपोथेटिकल थिंकिंग है कि फ्रीक्वेंसी को F मानना है, फोर्स को कैपिटल F मानना है, स्पीड को V मानना है। अगर हमने इसको फंडामेंटल लिया है, तो बोलो कि फाइंड द यूनिट ऑफ मास इन न्यू सिस्टम। कोई बोलेगा सर जब भी यूनिट की मास मतलब kg, इसका रिप्रेजेंटेटिव अपन क्या लिखते हैं? M लिखते हैं। अगर आपने गलती से ये कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बोलोगे सर हमने तो वही बात बोली है, लेकिन सर वो फंडामेंटल था। जो एडवांस ने क्वेश्चन के पैटर्न को बदला, तो सबसे पहले हमको इसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब कंसेप्ट क्या है कि बोला कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो मान ले सॉल्यूशन से, लेट P बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। बी एनी, P का मतलब क्या? फिजिकल क्वांटिटी। वो है क्या एक्चुअली? मास है। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? हमारा मास है। हमने क्या सीखा था? ये क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा? सर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, फिर फोर्स पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो क्या लिख सकते हैं सर? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का पावर A, फोर्स का पावर B एंड वेलोसिटी का पावर C। ये तो अपन से कहते हैं। अगर यहां से हम इसको इक्वेट करना सीख जाए, AB को निकालना सीख जाए, जो कि हमने पहले भी सीखा था,
हम यहां से इस पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोर्स एंड स्पीड निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? हम क्या करते हैं, सबको बाय पार्ट्स करके बताते हैं कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखो, अगर P मास है, P मास है, अगर इसको हम फंडामेंटल कितना लिखेंगे, m1 L0 T0। हमने बोला था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भूल जाने का अभी। तो ये हमारा फंडामेंटल किसका था, मास का था, डायमेंशन। अब चलो हम लोग डिस्कस करते हैं सर F। तो थोड़ा सा इस छोटे से में F का डिस्कशन कर ले। सर F होता है फ्रीक्वेंसी। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड। 1 बाय टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं t⁻⁻1। गॉट इट? इजी वन ना। अब देखो नेक्स्ट है हमारा फोर्स। फोर्स तो मैंने लिखना बताया, बहुत बड़ा डायमेंशन क्या लिखते हैं, ma, जब इसको लिखते हैं तो m/L(t)-2। ये सब मैं पहले बता चुका हूं, जो नहीं पता मैं उसको लिख देता हूं, ठीक है। थर्ड क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना होता है सर, डिस्टेंस बाय टाइम। तो कितना लिखेंगे, L(t)-1। बस कहानी खत्म है। इस तीनों को वहां पुट करना है, फिर से इक्वेट करना है जो हम पहले कर रहे थे। चलो देखते हैं। जब हमने इस फॉर्मूला को ट्राई किया तो फॉर्मूला ने हमें क्या सिखाया, P इज इक्वल टू F⁴A। इसका मतलब क्या होगा, F⁴A एंड दिस F⁴B एंड B⁴C। मैं इसका लिखना शुरू करूं, T⁻⁻A, क्योंकि -A × 1 -A हो जाएगा। F क्या है, mLt⁻²⁵B एंड C कितना है, Lt⁻⁻1C। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या देखते हैं, m⁻⁻B, L⁻B, क्योंकि इसका L B प्लस C, क्योंकि एक L वहां भी, ये हमने पहले भी सीखा है, इंटू T⁻⁻A -2B -C -2B -C। अब इधर का डायमेंशन क्या था, P का 0। देखो यहाँ पे m1 L0 T0। जब हम दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, मास लेंथ टाइम के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, कंपेयर बोथ साइड। जब अपन इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या नजर आता है, सर मास का पावर 1 है तो बोलेगा B = 1। बहुत आसान है। B + C = 0, तो यहां से आएगा B + C = 0। इट मींस C = -B, तो वैल्यू कितना आएगा, C = -1। लास्ट क्या है, कंपेयर कर लो, -A -2B -C = 0। तो A का वैल्यू तो निकालना है, B का वैल्यू -1, C का वैल्यू C का वैल्यू -1, B का वैल्यू 1। तो -A और -2 + 1 = 0, क्योंकि C का कितना था, -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, A = -1। तो हमारा वैल्यू आ गया, A = -1, C = -1 एंड B = 1। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, इसी क्वेश्चन में पुट कर दो। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ पे, मास इन द न्यू सिस्टम होगा मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F⁴A। F कितना है, A का वैल्यू -1। दूसरा क्या है, कैपिटल F और B कितना है, 1। तीसरा क्या है, B⁻⁻1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो मास जो था वो एक्चुअली किसके फॉर्म में आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑलवेज 1 लेने का, तो क्या आ गया, F/F × V। तो ये फॉर्मूला हमें एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहेगा। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमें पता चल गया होगा। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे कि किस तरह इसको हमने अटेम्प्ट करना सीखना है। अगर हमने अटेम्प्ट करना सीख गया, कंपैरिजन करना सीख गया, दिस इज ऑल अबाउट द पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें लगे कि नहीं कुछ नया सा हो रहा है, बाकी सब का सब वही है, बस फंडामेंटल हमने चेंज किया है। और ये पैटर्न जाता है कि रेडी जी एडवांस वाले को, उसने सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूछना शुरू किया था, धीरे धीरे ये मेंस में आना शुरू हो गया। हो सकता है इन फ्यूचर आपको अपने मेडिकल के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जहां पे क्या होगा, फंडामेंटल कोई और ही सिस्टम दिया रहेगा। हमको नया सिस्टम से यूनिट आ गया F/F × V, ठीक है। आप बोलोगे सर F/F × V ऐसा तो कुछ नया सा आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। इसको लिख लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन हमको और सारे देखने को मिलेंगे नियर फ्यूचर में, और सीट में भी मिलेगा। इसको लिखो अच्छे से।
अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली जेईई एडवांस में पूछा था, लेकिन वो मैच द कॉलम क्वेश्चन था। एक 4 ऑप्शंस में एक क्वेश्चन ये भी था, हम इसको अलग क्वेश्चन करते हैं। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, 4 होते मैच द कॉलम, उसमें एक आया था ये, बट हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करी है। 2013 का एडवांस का पेपर। अब देखो इस पैटर्न क्वेश्चन था, तो देखेंगे कैसे इसको। स्पीड ऑफ लाइट इज c, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है c, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड द प्रेशर p टेकन एज फंडामेंटल। अब क्या है, फंडामेंटली बदल गया, जो भी फंडामेंटल था सबसे पहले क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी। पहले हम लोग mLT दिया, अगर क्या बोला उसने 3 फंडामेंटल लो। है बहुत आसान, अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन को समझा है ना, तो उसको एज इट इज सॉल्व करना है। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके भी सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल अब क्या हो गया हमारा, स्पीड ऑफ लाइट c, g एंड p। अब देखो हमको बोला है कि p तो पता था, हम मानते एनी फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या है, लेंथ है। बात किसकी है, ये एक लेंथ फिजिकल क्वांटिटी को न्यू सिस्टम में कैसे लिखेंगे वो जरूरी है। तो मान लेते हैं कि q होगा, जो कि फिजिकल क्वांटिटी होगा हमारा, जो कि लेंथ के बराबर होगा। तो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर a, g टू द पावर b एंड p टू द पावर c। ये तो सीखा अपन। तो q जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, q का एक्चुअली q इज लेंथ। ये जब लेंथ होगा तो हमको पता है लेंथ यूनिट कितना होता है, m0, l1 एंड t0। ये हम बेस में पहले लिख के चलेंगे, क्योंकि इसी को कंपेयर करना है। अब कहानी सर c क्या है, फिर से क्या करें, हर एक फंडामेंटल को अलग देखेंगे। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का अपने सीखा है मीटर पर सेकंड होता है, इसका मतलब क्या है सर, l/t, इसका मतलब lt-1 होगा। गॉट इट। नेक्स्ट है g, g क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग एक्सीलरेशन के नाम पर यही पढ़ते हैं, होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने बताया इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब l/t2, इसको लिख सकते हैं lt-2। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। थर्ड क्वांटिटी है p, प्रेशर क्या होता है, p होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स की बात करें mLT-2 होता है, चलो लिख लेते हैं, mLT-2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर होता है। एरिया के एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, हमने एरिया को बताया था l स्क्वायर होता है, क्या बचेगा, ml-1t-2। अब हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। हाउ, बोलोगे सर जस्ट कंपेयर करना ही तो रह गया, q टू द पावर दिस, तो लिखना शुरू करें। q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज c, lt-1, lt-1 टू द पावर a। व्हाट इज g, lt-2 b। व्हाट इज c, ml-1t-2। बहुत छोटा है। अब हमने क्या बताया था, हर एक का पावर सेपरेट कर रखना बहुत जरूरी है, कंपेयर कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, q डायरेक्टली पर मास से शुरू करते हैं, m पावर का यहाँ पे कुछ है नहीं, मास का c। l की बात करें, पहले पावर a है, फिर b है, फिर माइनस c है, तो a b माइनस c, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पावर का एडिशन होता है। यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, यहाँ पे माइनस c था, ठीक है। टाइम की बात करें, यहाँ पे है माइनस a, यहाँ पे माइनस ऑफ 2b, यहाँ पर माइनस ऑफ 2c। ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। जब हम इसको देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्यों क्या था हमारा, लेंथ था। तो लेंथ का जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है m0, l1 एंड t0। जब हम इस तरह कंपेयर करते हैं m टू द पावर c, देखेंगे इसको, एंड l टू द पावर a प्लस b माइनस c एंड t टू द पावर माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। अब क्या है, आपको इतना पता है, जस्ट कंपेयर करना है। m0, इसका मतलब c क्या हो गया हमारा, 0। l1 है तो लिख सकते हैं यहां से a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1। अगर c 0 है तो लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 1। गॉट इट। नेक्स्ट इक्वेशन है a माइनस 2b माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो देखो अब क्या क्या कर सकते इसको, a प्लस b है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ समो, c का वैल्यू 0 होगा तो ये तो चला गया, तो क्या बचा, a इज इक्वल टू 2b माइनस इज इक्वल टू 2b। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो क्या करूं, इसको वहां से पुट कर दो, इसको यहाँ पुट कर देते, क्या लिखा, a प्लस a को ही पुट कर दो, क्या करेंगे, a का वैल्यू माइनस 2b प्लस b इज इक्वल टू 1, तो क्या बचा
माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो बी का वैल्यू कितना होगा -1, बी का वैल्यू को -1 तो ए कितना होगा 2, क्योंकि -1 × 2 -1 सेकेंड इक्वल टू बोलेगा, तो ए का वैल्यू हमारा 2 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 × -a दैट इज 2, तो हमको c का वैल्यू 0 आ गया, b का वैल्यू -1 आ गया, a का वैल्यू 2 आ गया, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, व्हाट इज वैल्यू यहाँ पर कर दो, जो भी क्वांटिटी होगा फाइनली वो क्या होगा लेंथ जो भी होगा, व्हाट इज दिस c टू द पावर a, व्हाट इज द वैल्यू c², g टू द पावर b -1, g टू द पावर -1, p टू द पावर c p0, पता है p0 का मतलब वैल्यू क्या होगा 1, तो क्या हो गया हमारा c²/g दैट इज द यूनिट ऑफ द न्यू लेंथ। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें आएगा। अब हमारे लिए आसान है डायमेंशन लिखना, थोड़ा c मतलब लाइट, g मतलब एक्सीलरेशन, इसका डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जो कि 2013 में मैथ्स द कॉलम में आया था। तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करते हैं, और इसका सबसे फेवरेट पार्ट होता है, आपने मेंस ने क्या किया है, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन सोचना शुरू किया है, उसमें इस सब कंसेप्ट का बहुत वैल्यू होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, और सारे क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं थोड़ा आगे चढ़ते हैं एनालिसिस के पार्ट में। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस। अगर हम किसी चीज का डायमेंशन लेके उसे क्या क्या हम लोग आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं। आउटपुट ड्रॉ करने का मतलब होता है कि हाँ किसी चीज का डायमेंशन लिखने का मतलब कुछ आउटपुट्स आना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ये कोई एडिशन होता है a + b का होल स्क्वायर, तो ये होता है कि हमको पता है कि a² + b² + 2ab ये दोनों साइड इक्वल होता है। अब दोनों का लिखने का तरीका तो अलग है, तो ये भी अलग है। अगर मैं यहाँ क्या करूँ 1 + 1 का स्क्वायर लिखूं, क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 × 1 × 1, इधर भी 2 का स्क्वायर 4 होता है, इधर भी 4 होता है, 1 + 1 × 2 4। अगर ये डायमेंशन ही करेक्ट है तो एनालिसिस क्या करते हैं इसमें कि इसका एनालिसिस इसके साथ दोनों इक्विटी रिजल्ट करता है। सिमिलरली जब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करते हैं, जो भी डायमेंशन फॉर्मूला था अननोन क्वांटिटीज का, जैसे जो हमने पहले देख रखा था p = l टू द पावर a m टू द पावर b t टू द पावर c था, इस अननोन क्वांटिटी का जो डायमेंशन आता था वो एक पर्टिकुलरली उसका खुद का डायमेंशन होता था। अगर हमको इक्वेशन ये पता तो p निकाल सकते आराम से, लेंथ पता, मास पता, टाइम पता होता था। उसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए एक नया सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जो भी लॉ बन रहा है हमारे लिए वो इसका मीनिंग होता है समानांतर। जैसे हम बोलते हैं होमोजीनियस, इस साइड भी वो है सामने भी। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक ग्लास वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट कंटेन कर दिया, इसी तरह सॉल्ट इसको होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको होमोजेनियस सॉल्यूशन। क्या अपन इधर से देखो फिर भी वाटर ही दिख रहा है, इधर से देखो फिर भी वाटर ही दिख रहा है, इसका मतलब हर एक एस्पेक्ट में ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमने जो भी इंग्रेडिएंट पुट किया था उस कंडीशन में कोई अंतर नहीं है। तो जो होमोजेनियस का मीनिंग होता है सैचुरेटेड इन बोथ साइड। तो डायमेंशन में कैसे होमोजेनियस होता है उसको देखेंगे। तो होता है उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है क्या, स्टेटमेंट लिखा हुआ है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम। कि हम लोग दो क्वांटिटी का अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा एग्जांपल देखो, अगर मानते हैं 2 + 4 = 6 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऐड 3 + 3, रिजल्ट इट सेम बट 3 भी एक डिजिट है, 2 भी एक डिजिट है, 4 भी एक डिजिट है। इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ बोल दूँ 2 + नॉर्थ = व्हाट, क्या सर नॉर्थ एक डिफरेंट चीज है, 2 एक डिफरेंट चीज है, नॉर्थ एक डायरेक्शन है, 2 एक मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब हम इस दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो डायमेंशन ये कहता है अगर दो क्वांटिटी जो होगा जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होगा, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम मींस यूनिट सेम होना चाहिए, करेक्ट। इसका एक एडवर्स कंडीशन होता है जो कि हम लोग रिवर्स में पढ़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है, और इफ 2 and more than 2, अगर 2 या 2 से अधिक
क्वांटिटी आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर दो या दो से क्वांटिटी को हमने अगर ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब होता है कि सबके पास सेम फिजिकल क्वांटिटी या सेम डायमेंशन होगा, जो लिखा हुआ है हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहां से दो चीज सीखने को मिला। हम लोग इसको लिखने के बाद आउटपुट को डिटेल करेंगे। जो फर्स्ट कंसेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब अगर दो क्वांटिटी का या दो से अधिक जो भी क्वांटिटी हो सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की चर्चा नहीं हो रही है, तो क्या होगा, या तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कब, जब दो क्वांटिटी क्या होगा, सेम डायमेंशन फॉलो करेगा। अगर इसका रिवर्स कंडीशन देखें, अगर दो क्वांटिटी या उससे अधिक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाय डायमेंशनली, इसका मतलब वो सब क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। दिस इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द रिवर्स स्टेटमेंट। हमको पता चलना चाहिए अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो सेम क्वांटिटी को याद करना है, अगर ऐड किया हुआ है इसका मतलब क्या, वो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको लिखिए, हम लोग कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि एग्जांपल में वो होता कैसा। इसको लिखो एग्जांपल। अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करी, हमने बोला सर दो फिजिकल क्वांटिटी को या तो ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, क्या वो डायमेंशन सेम होना चाहिए। हम क्या करते हैं सर, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लेंथ तो हमने लेंथ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो फाइनल आएगा वो भी क्या होगा, लेंथ ही रहेगा। गलती से 12 नहीं लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर सिमिलरली मास की बात करी जाए, अगर ये हमारा मास था, इसको अपन क्या करें, सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे, यहाँ क्या होगा, जो फाइनल क्वांटिटी होगा वो मास ही आएगा। एक वेलोसिटी को देख लें, चलो। अगर मान लो LT -1 आ गया, यहाँ क्या है प्लस माइनस, ये इसको भी लिख ले LT -1, अल्टीमेट जो होगा वो भी क्या होगा, LT -1 ही होगा। इसे कहने का मतलब यही था, अगर दो क्वांटिटी को अगर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी इक्वल है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, समेशन करो, एडिशन करो, दोनों सेम है, L करो, दोनों सेम। ये बता क्यों रहे हैं कि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं कि एक अननोन क्वांटिटी का, क्या लिखा था ना, अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन बताओ, जो कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उसको भी देखेंगे एग्जांपल फॉर्म में। एक छोटा सा ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है बिहाइंड कि हम लोग कैसे इसको ट्रीट करेंगे इन फ्यूचर। इसको लिखिए, फिर हम लोग एग्जांपल से इसको डिटेल्स करते हैं एग्जांपल के साथ। देखिए हमने क्या लिखा, इसको एग्जाम फॉर्म में लिखा। अगर ये कंसेप्ट इससे वैलिड है, क्या है इस कंसेप्ट में वैलिड है, तो पता चलना चाहिए सर जो इस x का डायमेंशन होगा वो a का भी डायमेंशन होगा, b/c का भी डायमेंशन होगा, fe का भी डायमेंशन होगा और d का भी डायमेंशन होगा। यही तो हम लोग कंसेप्ट सीखा है। अगर हम यहाँ मान लें x क्या है, लेंथ है, x को क्या मान लें यहाँ पे हम लोग, वो दिया रहेगा x क्या मतलब हमारा लेंथ है। इस केस में जो डायमेंशन ऑफ x होगा वो क्या होगा, l होगा 1। तो सिमिलरली l इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, ध्यान देखेंगे, डायमेंशन ऑफ b/c, डायमेंशन ऑफ fe एंड डायमेंशन ऑफ d। क्या इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं सर, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, अगर इसका लेंथ हमने माना है तो डायमेंशन ऑफ a भी लेंथ ही होगा, b/c भी लेंथ होगा, fe भी लेंथ होगा और d भी लेंथ होगा। ये हमारा फंडामेंटल्स कंसेप्ट था इसकी चीज का। इसको लेके फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब क्या होता है सेकेंड टर्म में, क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई समथिंग होता है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, टर्म्स ऑफ इक्वेशन। अगर वो इक्वेशन होगा तो ऑल द क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, ऑल द क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। ये भी इक्वेशन है, कभी कभी क्या होता है एक डिफरेंट टाइप का इक्वेशन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं अपन एक छोटा सा एग्जांपल देके, ये दिया x + y = a + bc f - g। ये भी तो हो सकता है, कुछ भी दिया रहेगा भाई। इसका मतलब सर जो डायमेंशन x + y का होगा, हमने क्या बताया था, जब भी एडिशन हो, एडिशन किसका होता है, सेम चीज का। इसका मतलब सर कहने का मतलब x एंड y बोथ आर द लेंथ। अगर हम लोग एज्यूम करें तो दोनों क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा, क्योंकि एरो है ना, बोथ है सेम डायमेंशन। हमने जो और के कंडीशन लिखा था
if two quantity having added or subtracted, it means these quantity must be a same dimension. तो x और y क्या होगा? सेम डायमेंशन, जो हमने लास्ट कंसेप्ट लिखा था। जब इस दोनों का सेम डायमेंशन होगा तो मान लेते हैं x y का कुछ डायमेंशन आ गया, l ही मान लो, लेंथ ही, क्योंकि x y को लेंथ करते हैं। तो ये डायमेंशन किसके इक्वल होगा? अननोन तो a है, सेम डायमेंशन, b c भी अननोन है, सेम डायरेक्शन, प्लस इक्वल टू e by f, सेम डायमेंशन, इज इक्वल टू g। इस तरह भी कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का एडवर्स था, जो कि अगर किसी को हम सब के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या करेगा? उसका फंडामेंटल फॉलो करेगा। ये जो उसका रिवर्स कंडीशन था, अगर इक्वेशन में हम लोग x प्लस वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो एडिशन तभी पॉसिबल है, दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम डायमेंशन होगा। x y इज आल्सो लेंथ, y इज आल्सो लेंथ, x इज आल्सो एक्सेलरेशन, y इज आल्सो एक्सेलरेशन, x इज आल्सो वेलोसिटी, y इज आल्सो वेलोसिटी। तब क्या होगा? ये इक्वेशन हमको इस तरह फॉलो करेगा। ये हमारा फंडामेंटल्स है एनालिसिस करने का। इस पे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चले क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, इसलिए इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट सारे के सारे कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है? इसको पॉइंट्स बना के जो हमने लिखा है आप इसे भी अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैथमेटिकल कांस्टेंट। तो कभी कभी क्या होता है, हमको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछ लेते हैं, हमको मैथमेटिकल कांस्टेंट का डायमेंशन दे देंगे तो उसको समझना जरूरी है। कुछ होते हैं मैथमेटिकल कांस्टेंट, जिसके बाद थोड़ा चर्चा करते हैं। मैथमेटिकल कांस्टेंट, कुछ एग्जांपल्स होते हैं क्या क्या होता है मैथमेटिकल कांस्टेंट में, देखेंगे उसको। सबसे पहले आता है पाई। ये होता है मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई, उसको होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। सारे क्वांटिटी हैं जिसका भी हम लोग मैथमेटिकल कांस्टेंट में यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं तो पाई तो खुद ब खुद क्या होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है सबको पता होगा, एक वैल्यू है एक्चुअली। पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखते हैं, बहुत तो इसको 22/7 के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मीनिंग होता है e टू द पावर x फंक्शन टाइप। हमने बेसिकली इसको देखा है, e टू द पावर x टाइप फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत आसान है आपके लिए समझना। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, fx इज इक्वल टू sin x, tan x, cos x एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे फंक्शन cos, tan, cot सब आ जाएंगे। नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन होता है log e base x, ये इसको ln x बोलते हैं। हम लोग जितना सारा एग्जांपल इस मैथमेटिक्स में देख रहे थे यही होता है, इस चारों फंक्शन का होता है। अब देखेंगे जो इसका रूल्स होता है, डायमेंशन लिखने का फॉर्मूला रहेगा जो सोचेंगे। जब भी इस तरह का फंक्शन दिखे, तो क्या रखना है? ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट्स are dimensionless quantity, हमको याद रखना है कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस आएंगे, मैंने सारा एग्जांपल दिए। पाई है नो डायमेंशन, a टू द पावर x है नो डायमेंशन, fx साइन का कोई भी फंक्शन हो उसका डायमेंशन नहीं होगा। सिमिलरली फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हमें फंसा लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में, तुमको ये सारा फंक्शन दे देंगे, बोलेंगे उसका डायमेंशन बताओ, तो बोलोगे सर ऐसा डायमेंशन तो बताया नहीं हमने। तो याद रखेंगे, जब भी मैथमेटिकल कांस्टेंट में इन सारे जो डायग्राम में हमने आपको बना के दिया है, पाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, fx का फंक्शन साइन में हो, लॉग में हो, इतना सारा फंक्शन जहां भी आएगा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, क्या समझेंगे, ये सारा चीज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हमने अगर आपको याद दिलाऊं तो डायमेंशन के बेसिक में हमने दो चीज और पढ़ा था, याद होगा आपको, थीटा एंड ओम, याद है? जिसको अपन क्या बोलते थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसको हमने क्या बोला था, इसके पास तो यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। बोथ है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हमको यहां भी दो और क्वांटिटी मिल गया। एंगल तो tan थीटा भी आ जाएगा इसमें,
एंड सॉलिड एंगल, तो क्या होगा, साइन का जो फंक्शन ही थीटा है, थीटा भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स है जो कि कभी क्वेश्चन आपको फंसा लेंगे, ये सारे फंक्शन देख के डायमेंशन बताओ, तो वहां पे हमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। जब भी दिखे मैथमेटिकल कांस्टेंट नहीं हो, ये सारी क्वांटिटीज, पाई हो, एक्स हो, साइन हो, लॉग हो, जो भी फंक्शन आएगा सब कुछ सोच के हट जाना है। क्या बोलना है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट इज द मैथमेटिकल कांस्टेंट। इसको अच्छे से लिख लो। आपका क्वेश्चन होगा सर आपने बताया कि जितना भी मैथमेटिकल कांस्टेंट होंगे, मैथमेटिकल कांस्टेंट की बात करें तो सर पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, सारा का सारा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है? ये डायमेंशनलेस होता है। सर आपकी बात मैंने मान लिया, मतलब डायमेंशन नहीं होगा। जब डायमेंशन नहीं होगा तो सर लिख कैसे सकते हैं? अगर हम लोग मानते हैं डायमेंशन नहीं होगा किसी का, तो फंडामेंटल क्या सिखाता है हमें, मास टू द पावर 0, नो डायमेंशन मतलब 0, लेंथ टू द पावर 0 एंड टाइम टू द पावर 0। जब इसको सॉल्व करते हैं तो किसी भी क्वांटिटी का पावर 1 होता है। इसको देखते हैं 1, फिर 1 एंड 1, 1 को 3 बाय मल्टीप्लाई क्या आता है 1, 1 क्या है भाई, वो तो नंबर है, 1 का कोई डायमेंशन होता है क्या? दैट इज आल्सो कांस्टेंट। अब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारे कंसेप्ट पे जब क्वेश्चंस आते हैं डायमेंशन में, हमको उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। उसको डिटेल्स देखेंगे हम लोग। तो क्या होगा, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लेस रहेगा, बट उसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते। क्यों? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0, सबका प्रोडक्ट में 1 into 1 into 1 ऑलवेज क्या होगा 1, दैट इज ऑलवेज 1। हमको समझ में आया? ठीक है, इसको छोटा सा लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं किसका, क्या हर एक फंक्शन में क्वेश्चन कैसे आता है, उस चीज को थोड़ा सा डिटेल जानेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज को भी सीखेंगे। ये छोटा सा नोट समझ लीजिए, इसका स्टार्ट फॉर्म समझ लीजिए कि जब भी कांस्टेंट्स का डायमेंशन को हम लोग 1 से इक्वेट कर सकते हैं। लिखिए इसको करते हैं, वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कि हमको जितना फंक्शन का एनालिसिस तो करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि कोई फंक्शन fx होगा, कोई होगा फंक्शन fx, उसको लिख सकते हैं e टू दी पावर ax प्लस by। अब यहां कंसेप्ट है सर आपने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो डायमेंशनलेस होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में हमें डायमेंशन ऑफ a एंड b पूछ दे, मान लेते हैं a एंड b आर द कांस्टेंट, ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में आते हैं, b आर कांस्टेंट। अब देखो a एंड b जब कांस्टेंट होगा और x y इज द लेंथ, सिंपल सी बात है, छोटी सी बात होगी, x y दिखाओ, x y आर द लेंथ। इस तरह क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे उसके लिए देखेंगे। यहां जो है इफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इफ is dimensionless quantity, therefore their components or power must be dimensionless, therefore their power also be dimensionless। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग सोचते हैं सर इसका तो होगा, वो भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो पावर भी जब डायमेंशनलेस होगा, इसका मतलब सर कहना क्या चाहते हैं, ax प्लस by ऑल्सो डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होगा तो हमने क्या बताया था, जब भी किसी का डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिखना है, डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0 मतलब क्या होगा 1 तो कोई डायमेंशनलेस है। इसको इक्वेट कैसे करेंगे सर, इसका डायमेंशन प्लस इसका डायमेंशन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ax प्लस by इक्वल टू 1। कहने का मतलब है जो डायमेंशन 1 का होगा वही डायमेंशन by का होगा, वही डायमेंशन ax का होगा। तो देखो क्या लिखें, डायमेंशन ऑफ ax इज इक्वल टू, पीछे पढ़ा था हमने,
डायमेंशन ऑफ बी वाई इजकल टू डायमेंशन ऑफ 1। इसका तो मान ही कुछ रूल नहीं है। अब देखो x के बारे में पता है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से ax इजकल टू 1 by इजकल टू 1। तो व्हाट इज द a हो जाएगा 1 by x, b हो जाएगा 1 by y। जब x का मतलब लेंथ होगा तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू l माइनस 1, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l माइनस 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अटेंड कैसे करेंगे? सबसे पहले कंडीशन ये होगा, फिर ये कंडीशन हम लोग ये अप्लाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में आते हैं कि अगर इस तरह का कंडीशन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, अगर ये फंक्शन डायमेंशनलेस है तो उसका पावर भी क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। डायमेंशनलेस मतलब क्या समझाया था, अभी लास्ट में लिखा था, लास्ट में 1 होना चाहिए। दिस इजकल टू दिस इजकल टू दिस हमने पहले के फॉर्म अप्लाई किया है, तो ये इजकल टू ये होगा तो 1 बाय x होगा, ये इजकल टू 1 होगा तो 1 बाय y होगा। अगर x लेंथ है, y लेंथ है तो b इजकल टू -1, a इजकल टू -l1। तो यहां से हमें क्या हुआ, a एंड b का डायमेंशन आ गया। ये हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं ऑप्शन दे के व्हाट इज डायमेंशन ऑफ a एंड b। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हमने आपको एक करके दिखाया है कि क्वेश्चन कैसे होता है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, इस पैटर्न को फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रिग्नो फंक्शन। सेकंड क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या सोचते हैं हम लोग सर, मान लेते हैं कोई फंक्शन x और y का होगा, इतना सोचना नहीं, जस्ट देखेंगे क्या होता है। तो मान लो साइन ऑफ ax प्लस by होगा, अभी तो सीखा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन है। तो क्या होगा, मैथमेटिकल फंक्शन इफ ये t फंक्शन का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या हुआ, देयर एंगल आल्सो भी डायमेंशनलेस। उसका पावर क्या था, डायमेंशनलेस। क्या होगा यहाँ पे, एंगल आल्सो डायमेंशनलेस, एंगल आल्सो डायमेंशनलेस। जब भी हम लोग डायमेंशनलेस की बात करते हैं तो क्या सोचते हैं सर, डायमेंशनलेस का मतलब m0 l0 t0 मतलब 1। जब ये फंक्शन क्या है डायमेंशनलेस तो क्या होगा, ax प्लस by इजकल टू 1। तो इसको ऐसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, m0 l0 t0। तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ दिस ax इजकल टू डायमेंशन ऑफ द by इजकल टू डायमेंशनलेस m0 l0 t0 और 1। बाकी आप पहले से कर सकते हो, मैंने पहले बताया था 1 by x। अगर ये कंडीशन दिया होगा तो हमने क्या सीखा यहां से, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, उस केस में जो इसका एंगल होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो हमको यहां से दो चीज सीखने को मिला, ax इजकल टू bx सेम डायमेंशन, ऑल आर डायमेंशनलेस। तब तो हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं, डायमेंशनलेस मिल के डायमेंशनलेस बनाएगा। अगर डायमेंशनलेस ax है तो डायमेंशनलेस bx को होना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों का समेशन नहीं होगा। हमने बताया था ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर ये डायमेंशनलेस है तो इसको भी होना पड़ेगा, और दोनों मिलकर इसको क्या बना देगा, डायमेंशनलेस बना देगा। ठीक है, इसको लिखिए। ऐसे सारे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे बहुत सारे एग्जाम में। और करना क्या होता है, जस्ट आपको यहाँ से a का डायमेंशन पूछ लेगा, b का पूछ लेगा, क्या है, a का 1 by x, b का 1 by x। अगर x लेंथ होगा तो लेंथ इनवर्स, y वेलोसिटी, y अगर लेंथ होगा तो एल इनवर्स होगा। बाकी क्वेश्चन आसान है, बट आपको पैटर्न पता होना चाहिए, सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम लोग थर्ड फंक्शन पे चलते हैं। थर्ड फंक्शन लॉग फंक्शन, जिसको हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। अब लॉग फंक्शन होता है क्या, अगर मान लेते हैं हमने एक नया फंक्शन लिया x y, दोनों फंक्शन का दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो log ax प्लस by। अच्छा, मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, अगर माइनस भी तो कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट है ना। अगर उस केस में माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन ax प्लस b अगर माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों क्या होगा, अगर वो माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हमने ax प्लस by किया, उसी तरह क्या होगा, ax माइनस by का होगा, उसमें कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। मान लो हमने क्या देखा, log इज ए मैथमेटिकल कांस्टेंट। तो क्या है, log एक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। दैट इज, जो इसका आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट मतलब किसके पास चल रही, ये, दैट इज देयर
आर्गुमेंट, ARGU आर्गुमेंट, B also dimensionless, आर्गुमेंट B also डायमेंशनलेस। कहना क्या चाहते हैं सर, जब भी डायमेंशनलेस की बात हो क्या करना है सर, M0 L0 T0 इक्वल टू 1, तो लिखूं AX प्लस माइनस, आप उस दिनों के भी लिख लेंगे, प्लस माइनस BY इज इक्वल टू M0 L0 T0, तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ AX, डायमेंशन ऑफ AX इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BY इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहां पे हम लोग M0 L0 T0 और 1। सिंपल सी थ्योरी है जो आपको अब तो समझ में, हमने 3-4 एप्लीकेशन देखा है कैसे करना है। सिंपल स्पीड लेंथ अगर L दिया होगा तो 1/L1 1/L1 सिंपल से आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा हमको फ्यूचर सेंस में देखने को मिलेगा जब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसको लिखिए अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट होता है हम लोग उसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या डायमेंशनली जो इक्वेशन है वो करेक्ट है कि नहीं। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो हम लोग देखेंगे इसमें, उसमें होता है टू चेक द इक्वेशन जैसे मान लीजिए हमने कोई भी इक्वेशन डिराइव किया, क्या वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को करेक्टनेस को डिवाइड करता है, क्योंकि एनालिसिस का मीनिंग होता है कि क्या वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। अगर वो करेक्ट है उसको ये हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशंस होता है एनालिसिस का, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसका क्या जो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं थ्रू दी इक्वेशन और डायमेंशन एनालिसिस, क्या वो करेक्टनेस लेके आ रहा है। ठीक है, उसको देखने से पहले हम लोग बोलते हैं कि इफ, जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है, इफ एनी क्वांटिटी दैट इज, अगर हम किसी क्वांटिटी का इक्वेशन को बोलते हैं कि वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, इसका मतलब होता है डायमेंशन ऑफ LHS ऑफ दिस इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ LHS मतलब पता होगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन must be equal to dimension of right hand side RHS of equation। कहने का मतलब है जब हम लोग करेक्टनेस को चेक करते हैं, जैसे अपन ने बोला कि सर 4 इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब 2 + 2 इज इक्वल टू 3 + 1, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 4 था, राइट हैंड साइड का वैल्यू 4 आ गया जब हमने 3 + 1 को भी ऐड किया, 2 + 2 को भी ऐड किया, बट दिस इज द टू डिफरेंट वैल्यू। हमने यहाँ 2 + 2 को ऐड किया, ये 3 + 1 को ऐड किया। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो मान लो फिजिकल क्वांटिटी 1, फिजिकल क्वांटिटी 2, फिजिकल क्वांटिटी 3, फिजिकल क्वांटिटी 4, अगर दोनों का इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आएगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो 4 आया था वो राइट हैंड साइड के वैल्यू के 4 आना चाहिए, तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी में हम एग्जांपल लेंगे, उसमें फिजिकल क्वांटिटी का राइट हैंड साइड का जो इक्वेशंस का डायमेंशन आएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच कर जाए, तब बोलेंगे क्या होता है, हमने उस इक्वेशन के डायमेंशन को चेक किया। चेक का मतलब क्या होता है, वेरीफाई कर दिया क्या है, करेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हमको कभी-कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको पहले अच्छे से लिखिए, फिर हम उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका एप्लीकेशंस कैसे अप्लाई करेंगे। लिखिए इसको, तो की बात करें उसका फर्स्ट होता है ए फिजिकल रिलेशन और इक्वेशन, ए और इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, वाइज क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अब मान लेते हैं हम लोग क्या करें, 2-3 एग्जांपल करके देखते हैं इसी के फॉर्म में। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, अब आगे जाके पढ़ेंगे बट हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ये हमें फिर से देखने को मिलेगा, बट यहां फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, S =
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने बोला ये क्या एक फिजिकल रिलेशन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम में। अगर ये इक्वेशन फिजिकल है तो क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन भी मस्ट भी करेक्ट होना चाहिए। आज हम लोग इस फॉर्मूला को डायमेंशन से चेक कर देंगे क्या ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट था या नहीं था, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं गिवन डाटा की। एस मतलब सबको पता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, नो चेंज, लेंथ को सबका, इसको मान लेते हैं लेंथ, गॉट इट। हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। यू को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ध्यान से देखेंगे। और टी को क्या बोलते हैं, टाइम, सबको पता है, टी इज ये एक्सप्रेशन है। अब क्या कहना है सर, अगर बोलते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं, अपना मिशन शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो नो नहीं है, अब मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड आल एच एस एल एच एस, इसका डायमेंशन लिखिए, इसका एल का, तो क्या होगा ये डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू एल। चलो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हम मिशन ये है हमारा कि अगर इस साइड के आरएचएस के डायमेंशन को लिखें, हमको वेलोसिटी का पता है, टाइम का पता है, एक्सेलेरेशन का पता है, अगर सबका डायमेंशन आ गया उस केस में अगर LHS इक्वल टू RHS होगा, इसका मतलब दिस क्वांटिटी फिजिकली करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आज प्रूफ कर ही लेते हैं अपन। तो जो RHS है हमारा, RHS की बात करें, फर्स्ट है U इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, वेरी गुड, लिखें वेलोसिटी होगा लेंथ बाय टाइम। अगर हमने किससे मल्टीप्लाई, उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, चलो ये टाइम हो गया, प्लस 1/2 का कुछ लेन देन हो गया है, मैथमेटिकल कांस्टेंट डायमेंशनलेस मतलब 1 होगा, 1/2 का 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए मतलब लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सबको पता है, और यहाँ क्या है, अगेन टाइम स्क्वायर। हमने इसको देखा, इस दोनों ने दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब सर कहना ये चाहते हैं इसका डायमेंशन भी एल है, इसका डायमेंशन भी एल है। अल्टीमेटली सर कहना यही, अगर वो प्लस हो या माइनस हो, प्रॉपर्टी को याद करेंगे जो हमने बताया था। क्या बताया था कि अगर n प्लस एल हो या l माइनस एल हो तो उसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है, l ही होता है। और यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हम देखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS होता है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो फिजिकली क्या है, करेक्ट है। और एक कंसेप्ट जो यहां से सीख सकते थे, हमने देखा जो लास्ट टॉपिक में था, बोला था सर दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब सर ये भी लेंथ था, ये भी लेंथ था, तब ने हमने ऐड करके क्या बनाया, लेंथ बनाया। तो बोलो सर L/T इंटू टी, लेंथ बचा क्या, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी था UT का डायमेंशन क्या हो गया, AT स्क्वायर के बराबर हो गया। वो किसके बराबर हो गया, S के बराबर हो गया। तो हमको यहां से कंसेप्ट सीखने को मिला, जो भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, दोनों क्या करता है, सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो UT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू S। आपको यहां से ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि सर LHS इज इक्वल टू RHS है। इसका मतलब क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आए, आप इसको लिखो, हम एक और एग्जांपल आपको करके बताते हैं। लिखिए इसको। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग टाइम पीरियड पे करते हैं। जो एग्जांपल हमारा दूसरा था, हमने सीखा था सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड प्रूफ करके बताया था 2 पाई L/G होता है। ये अगर फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है तो चेक कर ले, हमने करेक्ट लिखा था। चलो सबसे पहले क्या है, T टाइम करेक्ट है, L लेंथ, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसान है। 2 पाई सर मैथमेटिकल कांस्टेंट है, 2 भी और पाई भी, उसका क्या होगा, 1 होगा। लिखो मैं LHS, LHS की बात करें सर, टाइम का डायमेंशन T1, इसको हम लोग टी भी लिख सकते हैं। चलो LHS तो आ गया क्वेश्चन फर्स्ट, कितना आसान है। RHS की बात करते हैं सर, रूट है, वेरी गुड, रूट है, देखते हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, L टू दी पावर 1/2 G टू दी पावर -1/2, ये मैं करके बताया था। अगर रूट लिखे तो L/G तो -1/2 हो जाएगा, क्योंकि G नीचे है, ऊपर जाके -1 होगा, -1/2 लिख सकते हैं। अब सॉल्व करना जरूरी है। क्या सॉल्व करना जरूरी है, लिखेंगे इसको। L क्या करते हैं, आप लोग को लगेगा इसमें नया लग रहा है, मैं इसको रूट के सॉल्व कर देता हूँ। अगर रूट के अंदर रहेगा तो हमें थोड़ा सा लगेगा हाँ मैं जानता हूँ। चलो 2 पाई का तो कुछ होना नहीं, रूट में लिखता हूँ।
RHS में क्या है, लेंथ का L, G का सर L T -2। अब ये T माइनस टू क्या हो जाएगा +2, क्योंकि L बाई क्या होता है यहाँ पे, ध्यान देंगे T², T ऊपर जाए क्या हो जाएगा यहाँ पे T²। इस L ने इस L को मारा तो रूट में क्या बचा, T² बाहर क्या आएगा T, क्या LHS = RHS है, देख लो, इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है। तो ये सब एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। इसको छोटा सा एग्जांपल लिख लीजिए। ऐसे जितने भी इक्वेशंस आएंगे सबको सब हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, और चेक करने के कारण हम लोग एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे कैसे चेक करने से इक्वेशन आता है, उसको देखेंगे। इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे। ए फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशनली करेक्ट इफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इसको PQ बोलेंगे, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है, इट मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। क्या बोल दिया आपने, बात ये था, हमने इससे पहले सिखाया था, अगर कोई क्वांटिटी फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट होता है तो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, मस्ट भी करेक्ट होना चाहिए। बट रिवर्स कंडीशन क्या है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन करेक्ट है तो हम ये नहीं कह सकते इसका फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट ही होगा। सर एग्जांपल में आएंगे क्या, जरूर आएंगे। अगर मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, फिर इक्वेशन को ऐसे में लिखते, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिखते। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन मोशन क्या था, S = ut + ½ AT²। हमने इसको प्रूफ कर दिया था सर, इस केस में हमने देखा LHS = RHS था, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट है। ये क्या है, फिजिकली करेक्ट है। ये क्या है, ये फिजिकली करेक्ट है। लेकिन अगर बोले फिजिकली करेक्ट है सर, तो एक और एग्जांपल लेके देखो, मैं छोटा सा बताता हूं। देखिए मान लो S = ut + AT² लिख दूं, क्या प्रॉब्लम है सर, मैं 1 2 नहीं लिख सकता। तो ये हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी मान लिया, ये न्यू फिजिकल क्वांटिटी, हमारी मर्जी थी। हमने बोला कि एक फिजिकल क्वांटिटी होगा क्या, S = ut + ½ AT² ओनली। यहाँ पे हाफ नहीं, बोलोगे सर क्या, जब S की बात करते हैं तो S मींस क्या होगा, लेंथ। ओके सर, हमने 1/2 को वहां पे ऐड नहीं किया था। जब ut की बात किया तो ut का भी डायमेंशन क्या आया था, हमने लास्ट में सॉल्व करके बताया था, L/T × T, L बचा। सिमिलरली अगर हम लोग AT की बात करें, AT² में भी क्या आया था, L/T² × T², L आ गया था। ये क्वांटिटी क्या है, L + L, L + L = L, ये फॉर्मूला को सुइटेबल हो गया। क्या हो गया, L जो था S वो आ गया L के फॉर्म में प्लस L के फॉर्म में। हमने देखा कि LHS = RHS इस क्वांटिटी में तो आया, क्योंकि यहां भी लेंथ है, या तो समेशन के फॉर्म में नहीं तो एडिशन के फॉर्म में हो। लेंथ = लेंथ तो आ गया, यहां क्या हो गया हमारा, LHS = RHS तो हो गया, बट क्या ये फिजिकली करेक्ट है, नहीं करेक्ट है। सर 1/2 होता था वहां पे S = ut + ½ AT² में, बट यहाँ 1/2 हमने नहीं भी रखा तो क्या हो गया, फिजिकली करेक्ट हो गया। इसलिए बोला कि जो भी क्वांटिटी यहाँ पे डायमेंशनली तो करेक्ट था, ये क्या डायमेंशन वाइज करेक्ट था, बट फिजिकल क्वांटिटी ये रॉन्ग आ गया। तो कभी हम लोग एडवर्स कंडीशन नहीं देखेंगे जहां पे लगेगा कोई क्वांटिटी फिजिकली तो करेक्ट है बट डायमेंशन वाइज वो करेक्ट होना ही चाहिए। लेकिन अगर इसका रिवर्स कंडीशन देखें तो डायमेंशन करेक्ट होने के बावजूद भी ये फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट भी करेक्ट हो सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमने यहां से करके देखा। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आपको मिल जाएगा जहां पे बुक में, बुकलेट्स में, प्रीवियस ईयर में, जहां पर आप इसको समझ सकते हैं। इसको आप अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसका लास्ट पार्ट होगा जो हमारा, ये सबसे लास्ट पार्ट होगा, छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखेंगे स्टार के फॉर्म में। फिजिकल क्वांटिटी, दी फिजिकल क्वांटिटी which is separated by
साइन होगा प्लस, माइनस, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सेट्रा, हैविंग सेम डायमेंशन, हैविंग सेम डायमेंशन। अब कहने का मतलब ये है, जब भी डायमेंशन एनालिसिस में क्या होगा, इक्वेशन या तो प्लस में हो, माइनस में हो, इक्वल में हो। हमने अभी जो देखा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हमको तीन कंसेप्ट मिल गए सर। प्लस का क्वांटिटी था, यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं लिख दूसरा इक्वेशन यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में और इक्वल केस हो तो यहाँ है, ये तीनों केस तो आ गया था। इस तीनों केस में दिस साइड का डायमेंशन मस्ट बी दिस साइड का डायमेंशन। इन केस ऑफ दैट कभी कभी क्या होता है, मान लो a ग्रेटर देन b आ जाए या a लेस देन b आ जाए, इसका मतलब हम भी समझेंगे कि डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। सर पता नहीं चला, सर ए बी में क्या मान चल रहा है। अब इसको क्या करते हैं, वैल्यू से लेके देखते हैं, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन b है तो अपन मानते हैं कि a क्या है, लेंथ है, 2 मीटर ग्रेटर देन 1 मीटर। दोनों क्या है, जब कंपेयर करेंगे तो लेंथ में करेंगे, मास में करेंगे, टाइम में करेंगे, तो 2 मीटर इज ग्रेटर देन 1 मीटर। जो एक क्वांटिटी था वो क्या था, मीटर में था, इसका मतलब इसका भी लेंथ भी, इसका भी लेंथ भी है, तो दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। सिमिलरली a लेस देन b, तो लिख लो 1 लेस देन 2, 1 भी लेंथ है, 2 भी लेंथ है, दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है। सिमिलरली फॉर टाइम, लेंथ, मास, एम्पियर, कैंडेला, टेम्परेचर, जो भी यूनिट आएगा हर एक यूनिट में कंपेयर करना हमारे लिए आसान होगा। कंपेयर तभी करेंगे जब दोनों का होगा, सेम क्वांटिटी होगा, सेम क्वांटिटी होगा तो सेम यूनिट होगा, सेम यूनिट होगा तो डायमेंशन होगा। ऐसा नहीं कि अपन क्या करेंगे, समोसा को हम लोग जलेबी से कंपेयर नहीं कर सकते, गॉट इट ना। हम लोग बोले कि समोसा इज इक्वल टू 0 जलेबी, गॉट इट ना, और जलेबी ग्रेटर देन समोसा, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें तो अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा तो बोल सकते हैं दिस समोसा इज ग्रेटर देन दैट समोसा, दिस जलेबी इज ग्रेटर देन दैट जलेबी। तो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम। अगर क्वांटिटी सेम है, यूनिट सेम होगा, जब यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन भी सेम होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा, और लास्ट में इसका हम लोग एनालिसिस का लिमिटेशंस पे कुछ क्वेश्चन कांसेप्ट डिलीवर करेंगे। आज हमने देखा, बेसिकली हमने आज टोटली कंप्लीटेड डिवोटेड था लेक्चर आज का डायमेंशन एनालिसिस को, डायमेंशन को एनालाइज कैसे करते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। इससे क्या होता है, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जहां हमें थोड़ा सा अपना आइडिया लगाना होता है। वहां तक हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।